नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और हमारा खास शो कंज्यूमर इज किंग में अब आज हम चर्चा करने वाले हैं ईपीएफओ के जो नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि ये नियम कितने फायदे के हैं और इससे किनको नुकसान भी हो सकता है। तो जो बदलाव ऐलान किए गए हैं ईपीएफओ 3.0 के अंतर्गत, उसके अंदर आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं ईपीएफओ में। इसके अलावा पीएफ में जो जमा राशि है उसका 75% तक रकम जो है निकाल सकेंगे। पीएफ खाते में न्यूनतम 25% राशि रखना जरूरी होगा। नौकरी छूटने के 1 साल बाद पूरा पीएफ निकालने की अनुमति होगी। पहली नौकरी छूटने के 2 महीने बाद पीएफ निकालने की पहले अनुमति थी, इससे पहले अब निकासी के लिए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो पहले पुराने 13 नियम थे, 13 नियमों की जगह अब 3 कैटेगरी बना दी गई है निकासी के लिए और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। पढ़ाई के लिए 10 बार तक निकासी की सुविधा दी गई है। शादी के लिए आप जो है 5 बार तक पीएफ की अनुमति ले सकते हैं। तो इस खास शो में हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ है केतन दास, पीएफ बिजनेस हेड फिनराइट के। हमारे साथ शंकर अग्रवाल, पूर्व लेबर सेक्रेटरी, वो भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ प्रभाकरन बानासुरे, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पूर्व मेंबर है ईपीएफओ के। केतन, आपसे ही मैं शुरू करूंगा। ये जो बदलाव हुए हैं इसको आप कैसे देखते हैं और हमारे दर्शकों के लिए इसे सिंपल भाषा में आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। तो जो भी ईपीएफओ मेंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी विड्रॉल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है। अब उनको विड्रॉ करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस और कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो इसमें जैसे कि आपने कुछ पॉइंट्स बताए, पहले 13 यानी 13 रीजंस होया करते थे, अब उनको मर्ज करके 3 कैटेगरी में सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जो कि है आपका एसेंशियल नीड्स, यानी आपका चाहे वो बीमारी हो, चाहे मैरिज हो या चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, उसको एसेंशियल नीड्स में कैटेगराइज करा गया है। उसके अलावा हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसेस को कैटेगरी बनाया गया है। तो इसके अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ईपीएफओ ने कही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेंबर्स चाहें तो अप टू 100% ऑफ द एलिजिबल पीएफ बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने हिंट भी दिया है कि वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, यानी खुद का जो उन्होंने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है और उसके साथ साथ जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन और मैरिज के लिए, दोनों के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। एजुकेशन में जैसे आपने बताया कि 10 टाइम्स तक आप विड्रॉ कर सकते हैं और मैरिज में चाहे तो 5 बार तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ कुछ सवाल हैं जिनके तो अभी वही मैं आपसे पूछना चाहता था। अब इतने सारे जो बदलाव तो आपने हमको बता दीजिए। तो इन बदलावों में हमारे दर्शकों को बताइए कि 3 अच्छी बातें क्या है और 3 नेगेटिव बातें क्या है। जी, तो अच्छी बातों से शुरू करते हैं। उसमें जैसे कि आपने बताया कि वो लिमिट बढ़ गई है, ज़्यादा बार आप अप्लाई कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और ऑटो सेटलमेंट की तरफ काफ़ी कुछ वो प्रोग्रेस किया है। तो अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लेम अप्लाई करते समय। और उसके साथ साथ आपको मिनिमम सर्विस पीरियड, यानी जितनी सर्विस पहले वो कभी 7 साल थी, चाहे वो मैरिज के लिए हो चाहे एजुकेशन के लिए हो, और अगर हाउसिंग नीड्स थी उसके लिए 5 साल तक की आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, अब उसको कम करके सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल तक की रिक्वायरमेंट कर दी गई है। तो ये तो पॉजिटिव बातें हो गई। अब 3 नेगेटिव बातें बताइए। जी, तो इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपनी जॉब छोड़ने के बाद पहले 2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे, अब आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चाहे तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और इसके पहले तक आप एडवांस में भी अगर सही तरीके से विड्रॉ करते तो शायद आप 80 से 90% तक अपना फंड्स विड्रॉ कर पाते। लेकिन अभी के रूल्स के हिसाब से 25% जो आपका फंड यानी जो आपका पीएफ में कॉर्पस है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपका लॉक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। 25% जो है वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों का या फिर केवल एम्प्लॉयर का? तो उसमें उन्होंने मेंबर्स फंड लिखा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन चाहे आप ले सकते हैं कि वो सिर्फ एम्प्लॉई से हो, लेकिन हमारे हिसाब से वो पूरे कॉर्पस का ही 25% यानी एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर दोनों फंड में से 25% ओवरऑल 1 साल के लिए एटलीस्ट लॉक कर दिया जाएगा।
1 साल के लिए? तो अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आप 1 साल तक वैसे भी विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ। तो उस पीरियड में अब रूल्स के हिसाब से अजम्पशन ये रहेगा कि आप 1 साल तक चाहें तो 75% कॉर्पस निकाल लीजिए और वो 25% अभी भी लॉक रहेगा, जो आप 1 साल बाद निकाल पाएंगे। ओके। लेकिन इसमें ये काफी सवाल होता है, 100 रुपया एम्प्लॉय ने जमा कराया जी। 100 रुपया एम्प्लॉयर ने जमा कराया, जी। टोटल 200 रुपये का कॉर्पस है, और उसमें आप कह रहे हैं कि 25 रुपया नहीं निकाल पाएंगे, तो 175 निकाल पाएंगे? नहीं, वो 25% उन्होंने बोला है, तो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर। ओके, तो दोनों में तो से ये और बड़ा कैच है, मतलब आपने 200 रुपए जमा कराए हैं तो 25% 50 रुपए जो है आप कभी कब निकाल पाएंगे? वो फिर वो आपकी रिटायरमेंट हो जाने के बाद 1 साल, जब आप जॉब छोड़ देते हैं उसके बाद 1 साल बाद वो पूरा कॉर्पस जब एक्सेसिबल होगा तो उसमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा। रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने? दोनों में। पहले ऐसा होता था कि आप रिटायर हो जाए या फिर आप जॉब छोड़े तो आपको वो विड्रॉल के लिए 2 महीने बाद आप विड्रॉ कर सकते थे। अब वो 1 साल का वेटिंग पीरियड आ गया है उसमें। तो ठीक है, अगर आज मैं समझो 40 साल का हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी, तो मुझे 1 साल तक मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, उस 1 साल बाद में मैं वो 25% भी विड्रॉ कर पाऊंगा? जी। तो ये ऐसा है, और इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहले ऐसा होता था कि आप पीएफ में अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता था तो वो टैक्सेबल बन जाता था। तो अभी अगर मैं चाह कर के भी अपना 25% नहीं निकाल पाऊंगा तो क्या जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या वो भी टैक्सेबल होगा? तो ये कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके। अच्छा, जो पैसा पड़ा हुआ है जी, उस पे आपको इंटरेस्ट तो जारी रहेगा जी, लेकिन इसमें एक दलील ये भी दी जा रही है कि भाई जो पैसा ब्लॉक रहेगा और ईपीएफओ में इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है तो आपको 8.2% तक का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। जी, वो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या वो टैक्सेबल है? क्योंकि अभी जैसा है उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी आप पीएफ में और पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आप अगर हायर स्लैब्स में आते हैं तो आपको 8.25% पे भी फिर 30% टैक्स देना पड़ सकता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो सकता है आपके लिए। अच्छा, तो नए नियमों में जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल हो सकता है? वो होगा नहीं होगा उसका क्लैरिटी अभी हमें है नहीं। वो ओके, तो अब हम हमारे दर्शकों को ये बताइए इसके पीछे मंशा क्या रही, क्योंकि हेडलाइन आज हर जगह बनी है, सरकार के द्वारा अभी कहा गया है कि ये ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया गया सिंप्लीफाई करने के लिए पीएफ के रूल्स को, और फुल पीएफ विड्रॉल होगा। 13 जो विड्रॉल के रूल थे उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कर दिया, तो इसके पीछे क्या मंशा रही? जी, तो अगर आपने पहले भी देखा होगा ईपीएफ में काफ़ी रिजेक्शंस आ रहे थे जब आप विड्रॉ करते थे फंड्स, तो उसमें कई बार पार्शियल विड्रॉल में चाहे वो गलत रीज़न सेलेक्ट करने की वजह से हो, चाहे या आप डॉक्यूमेंट सही नहीं अपलोड कर रहे थे उसकी वजह से रिजेक्शन आते थे। तो अब उन्होंने ये स्पेशल कैटेगरीज में, जैसे खास करके सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे थे, ईपीएफओ ने अपने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में बहुत रिजेक्शन, उसमें आपको सही रीज़न सेलेक्ट करना पड़ता था और उसकी वजह से काफ़ी रिजेक्शन आते थे। तो अभी ये सिंपल कैटेगरी हो जाने की वजह से रिजेक्शन रेट आपका कम हो जाएगा। और उसके अलावा भी जैसा कि हमने देखा कि ये पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉल में भी एक और रीज़न जो है कि अगर आप देखें जो खास करके लो इनकम कैटेगरी है वहाँ पे लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा जॉब स्विच करते हैं। तो ज़्यादा जॉब जब स्विच करते हैं तो हर 2 महीने में वो अपना पूरा पीएफ विड्रॉ कर लेते थे और फिर दोबारा जब नई कंपनी में ज्वाइन करते थे तो फिर से शुरू करते थे। तो इस चक्कर में उनका कभी कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और ग्रोथ नहीं हो पाया। तो ये जो 1 साल का लॉक इन पीरियड आ जाता है जिसमें वो अपना पूरा पीएफ नहीं निकाल सकते हैं, उस टाइम पे एटलीस्ट वो 25% जो है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग चलता रहेगा। तो चाहे आप 1 साल के अंदर आपको दूसरी जॉब मिल जाती है तो वो आपका जारी रहेगा, कंपाउंडिंग उसमें कंटिन्यू होते रहेगी। बिल्कुल। अब हमारे साथ शंकर अग्रवाल जुड़ गए हैं, फॉर्मर यूनियन लेबर सेक्रेटरी। शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जो ये नियमों में बदलाव किया गया है, आपके मुताबिक इससे कितना फायदा होगा या कुछ नुकसान भी हो सकता है? और ये बहुत दिनों से पेंडिंग रिफॉर्म्स से, एंड मुझे लगता है कि लगातार हमको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने चाहिए। हम क्या करते हैं, समहाउ छोटे छोटे टिंकरिंग करते रहते हैं, बट दीज आर क्वाइट गुड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे थोड़े और चेंजेस होंगे।
मैं आपको उदाहरण के रूप में दूंगा, बहुत सारे लोगों के पैसे 1-1 करोड़ रुपए तक पीएफ में पेंडिंग है, और वो लोग मान लो कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक बैक देयर मनी। तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कनेक्शन के, दे शुड बी एबल टू टेक आउट देयर मनी। सो उस डायरेक्शन में भी ये एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें जो 25% वाला नियम है, जो कि आप अपना जो पैसा है मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन, उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? ये सोशल सिक्योरिटी जिसके अंतर्गत पीएफ आता है, ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि जब व्यक्ति रिटायर होता है और उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रह जाता, तब उसके पास एक फंड होना चाहिए जिससे वो अपने बाकी साल जीवन के आसानी से बिता सकता है, खुशी खुशी निकाल सकता है, और अपने जरूरत के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर वो पैसा धीरे धीरे करके इवन 25% भी निकाल लेगा तो उसके फंड में कोई भी पैसा नहीं रह जाएगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये फिर निर्णय लिया गया। केतन, मैं आपसे, जैसे सर ने कहा है कि सोशल सिक्योरिटी का है, और सर का तो बड़ा अनुभव है, केंद्रीय लेबर सेक्रेटरी सर रहे हैं, तो इसमें जो 25% जैसा सर बता रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से रखा गया, लेकिन किसी ने आज नौकरी छोड़ दी, 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद तो 25% निकाल सकता है जी। और वापस अगर आपने नौकरी ज्वाइन करी तो वो क्या पूरा जो सीक्वेंस है वापस से शुरू होगा? जी, आपका फिर से वो उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। हर एक नई कंपनी में एक नई मेंबर आईडी बनती है, तो उसमें फ्रेश कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, और आपका जो टैक्स फ्री साइकिल होता है 5 साल अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्स फ्री रहता है, वो सेम साइकिल आपका फिर से शुरू हो जाएगा। ओके, और इसमें जो पेंशन की बात आती है नए नियमों के बाद, आपको क्या लगता है कि पेंशन भी बढ़ेगी थोड़ी? जी, इसमें पेंशन को खास करके उन्होंने 3 साल यानी 36 मंथ्स तक उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। आप जॉब छोड़ने के बाद 3 साल तक पेंशन विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इससे पेंशन की कंटिन्यूटी जो है वो एस्टैब्लिश होके रहेगी। काफ़ी इसमें दिक्कत आती है, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो वो अपना पीएफ जब ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं या विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उनको पेंशन से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर इनका पेंशन फंड विड्रॉ नहीं हो रहा है तो जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो ये पेंशन कंटिन्यू होगा, और जब वो रिटायर होंगे तो उनको ज़रूर ज़्यादा मंथली पेंशन मिलेगा। अब हमारे साथ प्रभाकर बानासुरे जी भी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर बानासुरे जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश को वक्त देने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि सर आपने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में बड़े लंबे वक्त तक आप रहे हैं उसके मेंबर, तो आपका क्या मानना है इन नियमों को लेकर? सर, ये जो नियम अभी बना है कि 75% निकालने का है, 20% रखने का उसके अंदर में, इस वजह से एक ये होगा सर कि जो हमारे मेंबर्स है ईपीएफओ के, जो बाहर से लोन लेते हैं तो लोन लेने पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इस वजह से उनको यहीं से पैसा मिलेगा, यानी बाहर से उनको पैसा लेने की जरूरत नहीं रहेगी और इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं रहेगी सर। और दूसरी बात है कि उनको शादी के लिए बोलो या बच्चों की पढ़ाई के लिए ये जो पैसा है वो वहां से वो बार बार वो निकाल सकते हैं। और दूसरा सर कि ये हाउसिंग के लिए भी, जो हाउसिंग के लिए यदि बाहर से भी ले लेते हैं तो लोन पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी उनको। केतन, क्या आप सर से सहमत है कि अब नए नियमों में ज्यादा पैसा निकाल पाएंगे, जबकि ये तो अदर वे अराउंड है? इसमें जो सर बता रहे हैं वो एडवांस यानी पार्शियल विड्रॉल्स की शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें द नंबर ऑफ टाइम्स यानी पहले वो 3 ही बार होता था कि आप एजुकेशन और मैरिज मिला करके टोटल 3 बार होता था। अब उन्होंने एजुकेशन के लिए 10 बार और मैरिज के लिए 5 बार और एलिजिबिलिटी बढ़ा दी, यानी 3 से 15 बार तक वो आपको एलिजिबिलिटी यानी पैसा विड्रॉ करने का मौका मिलता है। हालांकि हाउसिंग में एक सवाल ज़रूर ये है कि पहले हाउसिंग में सिर्फ एक ही बार आप विड्रॉ कर सकते थे अपने लाइफ में, जिसमें आपको दोनों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर से मिलता था, और उसके बाद आप 5 साल की ड्यूरेशन के बाद एक ऑल्टरेशन करके आप उसमें फिर एम्प्लॉई शेयर से निकाल सकते थे। तो अभी नियमों में ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप हाउसिंग में दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं या
जो एसेंशियल कैटेगरी है उनको यूज़ करके क्या आप अपने एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों शेयर से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ये नियम इम्प्लीमेंट तो एसेंशियल कैटेगरी को किस तरह से बताया गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एसेंशियल कैटेगरी हाउसिंग और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या चीजें आ रही है? जी, पहले स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर जैसे पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ या फिर कोई भी इमरजेंसी होती थी या फिर आपकी अचानक से एम्प्लॉयमेंट बंद हो गई, एस्टैब्लिशमेंट शटडाउन हो गया, तो ये सब कैटेगरीज थी पहले। अब उनको कैटेगराइज कर दिया गया है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। और इस बार एक स्पेशल चीज़ ज़रूर बताई गई है कि इसमें आपको कोई रीज़न असाइन नहीं करना है। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मेंशन करना है। और इसके अलावा एसेंशियल की बात आपने करी, उसमें मेडिकल इलनेस यानी बीमारी, चाहे आपकी चाहे फैमिली मेम्बर्स की, एजुकेशन आपका खुद का या फिर बच्चों का, और मैरिज। तो ये तीन ही कैटेगरी रह गई बस, बाकी कोई नहीं। आप जब सेलेक्ट करेंगे एसेंशियल नीड जिसमें आपका एजुकेशन आ गया, मैरिज आ गई और हाउसिंग है और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आ गई। प्रभाकर बानासुरे जी, हमेशा जो विड्रॉल को लेकर शिकायत रहती थी, प्रक्रिया जटिल है, सिस्टम काम नहीं करता है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सुधार हुआ है? और भी उतनी जटिल नहीं रहेगी। अभी तो उनको पैसा तुरंत मिल जाएगा। दूसरा भी सर जो बता रहे थे कि हाउसिंग के लिए, तो हाउसिंग के लिए पहले थोड़ा सा बाइंडिंग था, अभी उतना नहीं है। हाउसिंग के लिए आप दोबारा 3 बार भी आप अप्लाई करके पैसा वहां से आप विड्रॉल करा सकते, इतनी एक सुविधा हो गई है उसके अंदर। पहले कैसा था कि एक बार हाउसिंग के लिए लेने के बाद में 10 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ रिनोवेशन के लिए कर सकते थे। अभी डायरेक्टली आप हाउसिंग के लिए अलग से आप अप्लाई कर सकते हैं सर इसके अंदर में। बानासुरे जी, अब मैं शंकर अग्रवाल जी के पास एक बार फिर लौटूंगा। शंकर अग्रवाल सर, क्या आपको लगता है कि सोशल सिक्योरिटी की आपने ज़्यादा बात करी, तो आगे चल के हम एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पर एनपीएस एक और साधन है पेंशन का और ईपीएफओ है, तो सरकार चाह रही कि दोनों में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए या फिर दोनों को आगे चल के एक बराबर मुहने पे आ जाए? वो एक इंटेंशन हो सकता है कि दोनों में कन्वर्जेंस आ जाए किसी, लेकिन उसकी कोई बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही बहुत ज़्यादा उसकी ऐसी नीड है। लेट देयर बी 2 स्कीम्स, वन इज ईपीएफओ, वन इज नेशनल पेंशन स्कीम। लेट पीपल डिसाइड कि वो नेशनल पेंशन स्कीम में जा रहे हैं या ईपीएफओ में जा रहे हैं। आइडिया ये होना चाहिए कि जिसमें भी वो जाए, एक तो उनका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, नंबर 2, जब भी वो चाहें, जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत दे शुड बी एबल टू टेक आउट दैट मनी वेरी इजीली इन अ टाइम बाउंड मैनर। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए उसको आज पैसे की जरूरत है किसी घर को खरीदने के लिए या किसी सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, एंड दैट जो उसके पास टाइम पीरियड है वो कुल मान लीजिए 1 हफ्ते का है और वो 1 महीने तक पैसा ही नहीं निकाल सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं। आइडिया ये होना चाहिए कि कम वॉट में वी टेक अ गारंटी कि एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स यू विल गेट योर मनी इन योर अकाउंट। अभी मेरे ऑफिस में ही जब केतन जी आए तो 4 लोगों ने आके इनको पकड़ लिया कि सर मैंने अप्लाई करा, मेरा पैसा नहीं निकल पाया, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जगह जगह आप जाओ, जब भी ईपीएफओ की बात आएगी हर कोई 1-2 लोग तो पीड़ित मिल ही जाएंगे जहाँ जिनका काम नहीं हो पाया। तो क्या ओवर द ईयर्स आपको लगता है चीज़ें बेहतर हुई है या फिर अभी चीज़ों को बेहतर होने में और ज़्यादा वक्त लगेगा? देखिए, स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन जिसकी बात मैं पहले करा, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अभी भी क्या है कि इट इज प्राइमरीली क्या होता है कि जो पीएफ कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, या जो कंसर्न ऑफिसर है पीएफ का, जब तक उसका कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक आसानी से पैसा निकलता नहीं है। हमको एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक बार उसने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, कम वॉट में 48 आवर्स के अंतर्गत उसका पैसा उसमें आ जाए। सेकेंडली क्या होता है, अगर आप देखेंगे सरकार के बहुत सारे पोर्टल ऐसे बने कि जिसमें आप पोर्टल में अप्लाई करिए और आपका काम हो जाएगा। 90% मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना अनुभव है, अधिकतर ये पोर्टल खुलते ही नहीं। आप उसमें पॉपुलेट करना पड़ता, जो इन्फॉर्मेशन वो पॉपुलेट ही नहीं हो पाती। और वो ऐसा नहीं कि क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट वो होने नहीं देते। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कहीं भी किसी का भी पोर्टल अगर उसमें पॉपुलेट करने में कोई दिक्कत आ रही है
then the head of that particular department should be answerable and accountable. जब तक हम थोड़े सख्त नहीं होंगे और एक्शन नहीं लेंगे, ये सुधरेगा नहीं। और आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आप वोकल होके जो सिस्टम की कमियां हैं उसको बोल रहे हैं, बहुत से लोग इससे बचते हैं। केतन जी, आप मेरी बात से सहमत है कि सर ने एकदम वोकल होके सिस्टम की जो खामियां है उसको उजागर किया है? जी, वैसे ईपीएफओ के मेंबर चार्टर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश रहती है कि 7 दिनों के अंदर वो विड्रॉल करवा दें मेंबर का, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में भी कम से कम 1 महीना तक तो आपको वेट करना पड़ जाता है विड्रॉल के लिए। और जैसे ही उन्होंने बताया कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स होते हैं, जितनी आपकी पीएफ की अमाउंट ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा अप्रूवल लगते हैं, उतने ज़्यादा सर ने तो बताया ना कि जब तक पीएफ कमिश्नर का आशीर्वाद नहीं होगा आपका काम नहीं होगा। और सर, हर किसी के ऊपर कमिश्नर जी का आशीर्वाद नहीं हो सकता, हर किसी की पहुंच नहीं हो सकती, आम लोगों की पहुंच होना मुमकिन भी नहीं है। केतन जी, आपके पास, क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, कई सारी शिकायतें आती होगी, तो महीने में कितनी शिकायतें आती है और उस ज़्यादातर शिकायतों का क्या शिकायत होती है, लोगों को कहाँ दिक्कत आती है, जो दिक्कतों को सुलझाने के लिए वो आपके पास आते हैं? जी, ज़्यादातर लोग जब आते हैं हमारे पास तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको अपने रिजेक्शन का रीज़न नहीं समझ आता है। अगर उन्होंने कोई ट्रांसफ़र या विड्रॉल रिक्वेस्ट रेज़ करी थी और वो रिजेक्ट हो गई है, तो उसमें 2 रीज़न मिलते हैं जो पीएफ ऑफिस प्रोवाइड करती है। पहला रीज़न वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है और वो प्राइमरी रीज़न होता है, और दूसरा रीज़न जो है, क्योंकि उनको मजबूरन 2 रीज़न देने पड़ते हैं, तो दूसरा रीज़न कई बार फादर नेम डिफर्स या इनएलिजिबल, इनसफिशिएंट सर्विस, ऐसा कोई भी एक रैंडम रीज़न मिल जाता है, तो मेंबर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार वो आके हमें बताते हैं कि ये रिजेक्शन रीज़न आया था, या तो हमें ये समझ नहीं आया, या तो ये रीज़न हमें हमारा है ही नहीं और हमें ये रिजेक्शन रीज़न क्यों आ रहा है। अगर आप उसको स्टडी करें तो ज़्यादातर उनमें से जो प्रॉब्लम आती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी पेंशन रिलेटेड, क्या आप पेंशन मेंबर हैं, एलिजिबल हैं, और क्या आपके कंट्रीब्यूशन सही से करे गए हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या आपके एम्प्लॉयर ने सही समय पे सही कंट्रीब्यूशन आपके नाम पे पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा कुछ केवाईसी रीज़न भी होते हैं, जैसे नाम में मिसमैच होना। हालांकि अभी इसको करेक्ट करना काफ़ी आसान हो गया है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाके आप जॉइंट डिक्लेरेशन करके केवाईसी के एरर्स तो एटलीस्ट आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। शंकर अग्रवाल जी, आपने काफ़ी वोकल होके कहा कि जब तक पीएफ कमिश्नर का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक विड्रॉल नहीं होता है। तो सर, हर किसी के लिए ये आशीर्वाद लेना मुमकिन नहीं है, तो निचली स्तर पे आपके मुताबिक क्या बदलाव होने चाहिए जिससे आम आदमी को सुविधा मिल सके? क्योंकि सर 30 करोड़ मेंबर्स है, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ का आंकड़ा है, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, और इस पर अगर निचले स्तर पर कुछ सुधार किए जाए तो जो करोड़ों लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। चार्टर होता है, जैसे आरटीआई था, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसमें क्या होता था कि अगर आपने अप्लाई किया तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिमिलरली हमको ये बनाना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है उसके अंतर्गत आपका वो केस प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंडली, अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे, आई एग्री विद हिम, और मेरे अभी पिछले 15 दिन के अंदर 2 केसेस ऐसे मेरे पास आए जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि उनका रिजेक्ट हो गया और उनको ये मालूम नहीं है कि क्यों रिजेक्ट हो गया। और ये बड़ा आसान है, जब भी रिजेक्शन होगा तो उसके नीचे मल्टीपल चॉइस होंगे कि इस कारण से हुआ है, इस कारण से हुआ है, इस कारण से हुआ है। उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल उसको वही टिक मार्क करना है या उसको भरना है। अगर ये हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, अगर ऑनलाइन करेंगे तो सबको ऑन होगा। इसके अलावा अगर कोई बाद में वो कहता है किसी और कारण से आपका हमने विड्रॉल नहीं किया, तो ही विल बी अकाउंटेबल। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करें तो नथिंग मच विल हैपन। बिल्कुल, क्योंकि वी आर अंडर द क्लचेस ऑफ दीज पीपल। ओके, बिल्कुल। आखिरी में क्लोजिंग कमेंट केतन आपसे लेना चाहूँगा, कितना सुधार हुआ है और कितने की और गुंजाइश है? जी बिल्कुल, अभी वैसे तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं ईपीएफओ में। उन्होंने अपनी वेबसाइट को भी कोशिश करी है चेंज करने की। पिछले टाइम जब मैं यहाँ पे था स्टूडियो में तो थोड़े और सुधार आए थे, लेकिन वापस फिर से वो दिक्कतें आने लग गई हैं। बट इसके अलावा भी जो इन्होंने विड्रॉल्स और ये सब में जो भी ईज़ करने की कोशिश करी है, बिल्कुल ये वेलकम है, ताकि मेंबर जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सके। ये सारी चीज़ें वेलकम है, लेकिन थोड़ी और क्लैरिटी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि क्या हम
सच में अपना 75% पूरा निकाल सकते हैं और चीज़ों की अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो ज़रूर मेंबर्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। बिल्कुल, और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, प्रभाकरन बनासुरे जी का, शंकर अग्रवाल जी का और केतन दास जी का, अपने व्यूज़ को इस शेयर करने के लिए, क्योंकि ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 30 करोड़ मेंबर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर सरकार के द्वारा कोशिश की गई है कि ज़्यादा पैसा दिया जा सके, विड्रॉल के ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ और क्लैरिटी की अभी और गुंजाइश है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा ये क्लैरिटी मुहैया करवाई जाएगी। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस विशेष शो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।